नमस्कार दोस्तों। मिशन उत्तराखंड आज से आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहा है जिसमें हम आपको मेंस पेपर के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन भेज देंगे एंड देन जो सैम्पल आंसर होगा वो हम आपको वीडियो फॉर्मेट में उसी ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। आप उस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं एंड देन फाइनली अपना एक आंसर बना के, रिटन आंसर बना के हमको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें। हम उसे रिव्यू करेंगे एंड देन आपको फीडबैक देंगे उस आंसर से रिलेटेड। आप में से ज़्यादातर ने जो क्वेश्चन है आज का वो देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं भी देखा है उनको मैं आज का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि यूकेपीएससी में जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको 100 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। एंड कभी कभी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 4 छोटे क्वेश्चंस में भी डिवाइडेड होता है जो कि 2.5 मार्क्स ईच का होता है। एंड इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, डेफिनेशन। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। What is e-governance? इसका सेकेंड पार्ट है डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ई-गवर्नेंस एंड थर्ड पार्ट है अंडरलाइन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको अकेले अकेले भी पूछ सकता है आयोग अगर चाहे तो आपको हर तरीके के लिए रेडी रहना है और अपने आंसर को उसी अकॉर्डिंग मोल्ड करना है। तो देख लीजिए, जैसे व्हाट इज ई गवर्नेंस आपका 2.5 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ सकता है, और डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस जो है ये सेपरेटली एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और थर्ड वाला भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये तीनों कंबाइन करके भी आ सकते हैं एक क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए इनका सैंपल आंसर देखते हैं। सो व्हाट इज ई गवर्नेंस? इट इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी to provide the government's information and services to the citizens of a country। इसमें क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है डिजिटल माध्यम से। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये इनफ है। इसके साथ साथ अब ये डायग्राम्स भी बना सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आएगा। इसमें क्या है, डायग्राम में रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड पीपल, ये चारों मिलकर ई गवर्नेंस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। आप जब अपना 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि केवल ये क्वेश्चन पूछा गया है या साथ में और भी क्वेश्चंस हैं, तो उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप मॉड्यूलेट करेंगे। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। E-governance improves the efficiency and quality of administrative work and services। तो क्या है कि जो E-governance है वो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाता है, बिकॉज ये हर घर तक और हर इंसान तक पहुंच पाता है एंड जो स्कीम्स हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट हो पाती हैं। अगला पॉइंट है ऑल द डेटा आर इजीली अवेलेबल टू द गवर्नमेंट थ्रू E-governance। जो डेटा है, जो सिटीजन्स का डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सब इजीली अवेलेबल हो जाता है गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से एड्रेस कर पाती है। मैं चाहूँगा आप कीवर्ड्स को लिख लें एंड अपने आंसर को खुद अपने वर्ड्स में फ्रेम करें। तो जो इसमें कीवर्ड हो जाएगा एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड सर्विसेज। सेकेंड वाले में आपका डेटा जो है, डेटा इजीली अवेलेबल। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। Governments can make better decisions by analyzing these data while making various plans and policies। जो ऊपर वाला था, जो डेटा है, उसी का कंटिन्यूएशन है ये वाला पॉइंट कि उस डेटा को गवर्नमेंट आसानी से एनालाइज कर सकती है एंड अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज में उस डेटा को शामिल कर सकती है। तो इसमें कीवर्ड हो जाएगा आपका एनालाइजिंग। अगला पॉइंट देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ई गवर्नेंस अ कॉमन डेटा इज प्रिपेयर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। इसमें आपका जो गवर्नमेंट है
वो एक कॉमन डेटा बना लेती है सारे डेटास को मिला के, एंड देन उस पर अपने प्लान्स कैसे वर्क कर सकते हैं फॉर द बेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन वो देखती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो ई गवर्नेंस है, दिस कैन स्ट्रेंथन हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। इसमें आपके मीडिएटर की भूमिका बिल्कुल हट जाती है एंड गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है सिटीजन के साथ। जो गवर्नमेंट कहना चाहती है एंड जो भी अपनी स्कीम्स इंप्लीमेंट करवाना चाहती है वो डायरेक्ट हो सकते हैं। बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है। आगे चलते हैं। 6th पॉइंट है, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर गुड गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट द होल सिस्टम कैन बी मेड फास्टर बाय मेकिंग इट ट्रांसपेरेंट। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंट। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ई गवर्नेंस इसी को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें जैसे आपका अकाउंट में पैसे आने की बात होती थी कि गवर्नमेंट ने इतने पैसे दे दिए एंड सिटीजन्स के खाते में डायरेक्ट चले जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो बिचौलिए थे वो आधा पैसा रख लेते थे एंड बचा हुआ सिटीजन के पास जाता था या जाता भी नहीं था, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। चलिए हम आगे अपना अगला पॉइंट देखते हैं। ई गवर्नेंस हैज क्रिएटेड बिजनेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसने जो बिजनेस है और इंडिविजुअल्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है, जो कि गवर्नमेंट नए लोगों को रख रही है जिससे कि वो उनकी साइट्स बना सकें एंड जो डिजिटल पॉलिसीज़ है वो भी फ्रेम कर सकें। आगे अब बेनिफिट्स हमने काफ़ी देख लिए हैं, 7 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर जनरल आंसर लिखने को आएगा तो आप इनमें से कोई भी 5 चुन के अपने आंसर में डाल सकते हैं एंड इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके या अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे। चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, बेनिफिट्स तो हैं ही, चैलेंजेस इससे भी ज़्यादा हैं इंडिया जैसी कंट्री के लिए। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लेंगे अगर आप लोग तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चैलेंजेस रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, टेक्निकल चैलेंजेस एंड इन्वायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके इन चैलेंजेस को देखते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले इकोनॉमिकल चैलेंजेस आता है। इकोनॉमिकल चैलेंजेस में आपका कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट में क्या है कि जो ये ई गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी कॉस्ट आती है, उसको ऑपरेट करने में एंड जो टास्क है उसको मेंटेन करने में। कभी सर्वर डाउन हो गया या और भी चीज़ें होती हैं, उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो इकोनॉमिकल चैलेंजेस में कॉस्ट आ गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप सब जानते हैं आपके फ़ोन्स और आपके टैब्स एंड लैपटॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल चल पाते हैं, उसके बाद उनके या तो स्लो हो जाते हैं या तो रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए ये भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सिटीजन्स को 2 साल में या 3 साल में बदलना पड़ता है अपना फ़ोन। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट फीजिबल। एंड गवर्नमेंट की जो अपनी डिवाइसेस हैं, जो अपने अपने मशीन्स लगा रखी होती हैं उन्होंने, उनको भी मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी एक अलग से पूरी टीम बनानी पड़ती है एंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो हाई पर्टेनिंग टू दैट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। लो पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया में लो पर कैपिटा इनकम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जो पीपल हैं, जो सारे ईच एंड एवरी सिटीजन कांट अफोर्ड दीज सर्विसेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिवाइसेस हैं जो इन सर्विसेज को चलाने के लिए चाहिए वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की थोड़ी कमी रहती है एंड देयरफॉर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एप्लीकेशन मस्ट बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो ऐप्स हैं वो एक सिस्टम पे वर्क करते हैं तो दूसरे पे नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा जो कि सभी सिस्टम्स पे वर्क कर सके एंड ये प्रॉब्लम ना आए सिटीजन्स के साथ कि वो अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हों या फिर गवर्नमेंट के साथ ना शेयर कर पा रहे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेक्निकल चैलेंजेस पे। टेक्निकल चैलेंजेस में जो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं वो हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये तो आजकल का मेन मुद्दा है। इसमें आपकी जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो कई बार हैक हो जाती हैं एंड जो सिटीज़न का जो डेटा है वो हैक होने की कगार पे रहता है।
तो वी शुड इंश्योर दैट द sites are properly secured and the citizens data doesn't go anywhere. नेक्स्ट पॉइंट है इंटर ऑपरेटिबिलिटी. जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे गवर्नमेंट की, वो आपस में कैसे इंटरलिंक करती हैं एंड ई गवर्नेंस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाती हैं, इसको देखने के लिए इंटर ऑपरेटिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि अगर सिटीजन किसी एक डोमेन के एप्लीकेशन में वर्क कर रहा हो, उससे अगर उसको किसी और जगह जाना हो तो उसमें अपने आप लिंक्स प्रोवाइडेड हों जिससे कि वो वहाँ जा पाए. सो दिस इज इंटर ऑपरेटिबिलिटी. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल ऑफ एप्लीकेशन. तो जो एप्लीकेशन हो वो ईच एंड एवरी सिटीजन तक पहुंच पाए. सो द स्केल शुड बी डिजाइंड लाइक दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ एप्लीकेशन. जो स्कोप है वो भी बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाना चाहिए कि जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसका क्या काम है एंड कौन से जो आपका सिटीजन्स है कहाँ कहाँ के सिटीजन्स को वो एड्रेस करेगी एंड कौन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी. और हर एक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर या सिटीजन इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि उसको एक काम के लिए कौन से एप्लीकेशन पे जाना है. नेक्स्ट चैलेंज इज मल्टी मोडल इंटरैक्शंस. तो इसमें क्या है कि आप एक साइट को या एक एप्लीकेशन को डिफरेंट हार्डवेयर जैसे डिफरेंट डिवाइसेस से एक्सेस कर पाएँ, जिससे कि किसी भी सिटीजन पे कोई भी डिवाइस हो उसको उस साइट को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो मल्टी मोडल इंटरैक्शन इज अ न्यू नेक्स्ट पॉइंट फॉर अस. आगे बढ़ते हैं. जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स. तो कोई भी अगर हमारी जो साइट है वो डिज़ाइन की जाती है लोकल किसी एक एरिया के लिए, वो दूसरी एरिया में डिज़ाइन नहीं की जा सकती, उसे दूसरे एरिया में लॉन्च नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम्स. क्योंकि अगर हम हिंदी में कहीं के लिए डिज़ाइन कर देते हैं, मान लीजिए उत्तराखंड के लिए, तो वो चीज़ आपका वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगी. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एंड डिज़ाइनर्स मस्ट लुक इनटू दैट. ये हो गए आपके टेक्निकल चैलेंजेस रिलेटेड टू ई गवर्नेंस. एंड यस, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी. जो आपकी पहले से चली आ रही टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है. जो गवर्नमेंट ने एक बार साइट बना के छोड़ दी, उसको नया मॉडिफाई करने में भी ईजी काम नहीं होता है. कोई भी रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, हमारा एक ह्यूमन नेचर है. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट एंड चेंज इटसेल्फ एज वेल एज द सिटीजन्स माइंडसेट so that they can use the new applications. अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड जो चैलेंज का कैटेगरी है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेस. इसमें पहला पॉइंट जो है वो है लो लिटरेसी. इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी लो है, जिससे कि वो एक ह्यूज ऑब्स्टिकल सामने आता है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में. सेकेंड, लो आईटी लिटरेसी. लोग जो लिटरेट थोड़े बहुत हैं उनको कंप्यूटर अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इतनी नहीं होती है, जिससे कि ई गवर्नेंस में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है गवर्नमेंट को. अगला पॉइंट है रिकग्निशन ऑफ एप्लीकेशंस. तो जो नॉर्मल सिटीज़न होता है जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं एंड ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं डिजिटल वर्ल्ड से, उनको एप्लीकेशंस के सिंबल रिकग्नाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है. तो that's also a problem which the government can face. Next is user friendliness of government websites. जो इंटरफेस होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स का, that is also not so good. So जो यूज़र्स होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं. एक तो साइट्स काफ़ी स्लो होती हैं, उस पर वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को. एंड इंटरफेस जो है वो बहुत ही ब्लरी होता है एंड उसमें समझ नहीं आता है कि कहाँ पे जाने से क्या मिलेगा. So that should be properly mentioned. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विसेज आर नॉट एक्सेसिबल ईजिली. जो आपके इंटरनेट सर्विसेज हैं एंड जो विलेजेस में और दूर दराज के एरियाज में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. पहाड़ों में नेट सर्विस इतनी अच्छी नहीं है एंड देयरफॉर द पीपल देयर सफ़र. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट ऑन टेक्नोलॉजी. वही इसमें हमारा जो पहले भी आया था, ट्रस्ट ऑन टेक्नोलॉजी. जो कॉमन सिटीजन होता है, जो आसपास के लोगों से सुनता है कि इतना पैसा मेरा चोरी हो गया, ये हो गया, तो उसको किसी भी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है. सो दैट इज़ वन थिंग विच द गवर्नमेंट वुड हैव टू बिल्ड अपॉन एंड पॉलिसीज़ भी लाने चाहिए जिससे कि सिक्योर ट्रांजैक्शंस एंड जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो एंड पीपल के जो लोग हैं उनके मन में एक ट्रस्ट भी दिया जाए. अगले पॉइंट पे चलते हैं.
सेपरेशन। जो इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ और बिजनेसेस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक सेपरेशन है, वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैं नॉर्मल सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विलेजेस हैं वहाँ पे फ़ोन चलाना एंड फ़ोन का यूजेज बहुत ही कम होता है। देयरफॉर देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन द यूज़र्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो उस गैप को कम करना पड़ेगा जिससे कि आपके ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इम्प्लीमेंट हो पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। ये तो ह्यूमन नेचर ही है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ भी चेंज हो रहा होगा तो हम मना ही करते हैं उसको, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सो वी शुड जो रेजिस्टेंस है इसको कम से कम करना चाहिए एंड एडवांटेजेस हमें देने पड़ेंगे। जो सिटीजन्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो ह्यूज पॉपुलेशन है इसको सर्व करना आसान नहीं है गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जो डेटाबेस है, ह्यूज डेटाबेस है, उसको संभालना, उसको मैनेज करना एंड उसको टाइमली एक्सेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इसके लिए हमारे को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बिल्डअप करना एंड उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। सो पॉपुलेशन इज़ अनदर चैलेंज। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। जो आजकल जनता है वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे अवेयर नहीं है, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम इनको यूज़ क्यों करें। उनको पता ही नहीं है हमें इन स्कीम्स को यूज़ क्यों करना है, इन साइट्स पे जाके हमें मिलेगा क्या। सो हमें उनको अवेयर कराना पड़ेगा थ्रू सोशल कैंपेन्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी शुड वर्क अपॉन। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डेटा है उससे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मिनिस्ट्रीज़ में भी होता है कि एक का डेटा दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इंटीग्रेशन नहीं होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो मेजर चैलेंज एंड द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट। डिफरेंट लैंग्वेज, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है डिफरेंट लैंग्वेज। ये तो इंडिया में है ही, कल्चरल डिवाइड है एंड लैंग्वेज डिवाइड भी है पूरी कंट्री में। तो इसको भी गवर्नमेंट को अच्छे से एड्रेस करना चाहिए एंड जिससे कि ई गवर्नेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके पूरी कंट्री में। सो दिस कंप्लीट्स योर आंसर एंड इस आंसर के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। इसमें आप अपने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं एंड आई होप कि आप उन सभी आंसर्स को हमें लिख के भेजेंगे। सो एक बार हम वे फॉरवर्ड भी देख लेते हैं। E-governance is getting momentum in India, but public awareness and digital divide are important issues to be addressed. E-governance जो है उसको मोमेंटम तो काफ़ी मिला है और जो कोविड-19 का पीरियड था उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी आया है, बट अवेयरनेस जो है और जो डिजिटल डिवाइड है दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। द सक्सेस ऑफ ई-गवर्नेंस largely depends upon availability of high-speed internet, nationwide rollout of 5G technology, and all these things together will help us strengthen our resolve towards making a better India and help us to implement the e-governance policies easily and effectively. तो आई एम होपिंग दैट आपको ये आंसर अच्छे से समझ आया होगा। आप इन सभी का नोट्स बना रहे होंगे एंड अपने एक आंसर फॉर्मेट में, रिटन आंसर में हमें इस आंसर को ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस।